जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान से ये अगला चैप्टर है। इस वीडियो में 2-3 चैप्टर का समाहित किया हूं। इसमें महान्यवादी और सीएजी और प्लस में महाधिवक्ता से संबंधित जो भी प्रश्न पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे इसमें समाहित है। और एक और चैप्टर है इसमें वरीयताक्रम। वरीयताक्रम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है दोस्तों। उससे भी जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी इसमें ऐड में किया हूँ और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस हो या वनडे एग्जाम कोई भी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, इसे ध्यान से पढ़िएगा। और ये 13वां वीडियो होगा। इससे पहले 12 वीडियो में मैं और भी अन्य चैप्टर भारतीय संविधान का करवा चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में बना रखा हूँ, जाकर के उसे देख ले। और यदि अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के ग्रुप में और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मैं इस सिलसिले को जारी करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है महान्यवादी एवं ये सीएजी के संबंधित पहला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन देखिए, अटॉर्नी जनरल देते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देते हैं, विधि आयोग के अध्यक्ष देते हैं, इनमें से कोई नहीं देते हैं। 4 ऑप्शन में मेरा आंसर क्या होगा? अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। अटॉर्नी जनरल हैं या महान्यवादी इन्हीं को कहा जाता है हिंदी में, जो भारत सरकार के विधि या कानूनी विषयों पर सलाह देते हैं। और इनको ये हक है अनुच्छेद आर्टिकल 76 के 2 के तहत, 76 के 2 के तहत ये महान्यवादी को अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देने का ये अधिकार है। और अटॉर्नी जनरल होते हैं जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, भारत सरकार का। और इनसे कुछ फैक्ट्स, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं और आर्टिकल 76 के 1 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। 76 के 1 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति के इनकी नियुक्ति करते हैं 76 के 1 के तहत। और नियुक्ति होने का अर्हता क्या है? जो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति होने की अर्हता प्राप्त है, उसी प्रकार भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होने की अर्हता यानी शर्तें प्राप्त हैं कि आपको ये शर्त होनी चाहिए। और अनुच्छेद 4 के तहत ये अपने कर्तव्य, अनुच्छेद 76 के 3 के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। और ये भारत सरकार के, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं अटॉर्नी जनरल। इतना प्रश्न ही पूछे जाते हैं महान्यवादी से। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, अटॉर्नी जनरल। अगली क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? अभी जस्ट मैं बता चुका हूँ। 4 ऑप्शन है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नहीं, क्योंकि ये 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो इनके अनुसार ही रहते हैं, तो प्रसाद पर्यंत नहीं हुआ। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनका भी फिक्स है 5 वर्ष का। लोकसभा के अध्यक्ष, ये लोकसभा का अध्यक्ष प्रसाद पर्यंत नहीं होंगे, लेकिन लोकसभा का सदस्य होंगे, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं। भारत का महान्यवादी,
तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। भारत के महान न्यायवादी हैं जो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं, और ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, और 76 के 2 के तहत इन्हें कानूनी सलाहकार देने का। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के महान न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? कैसे नियुक्त किया जाता है, कौन नियुक्त करता है? 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन नियुक्त करता है? तो संसद करते हैं क्या? संसद द्वारा होता है। बी में कहे राष्ट्रपति द्वारा, सी में संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 76 के 2 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। नहीं, इनकी नियुक्ति 76 के 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, यदि आपसे पूछे भारत के महान न्यायवादी के बारे में कौन सा अनुच्छेद दिया हुआ, तो अनुच्छेद 76 में या 76 के 1 में दिया हुआ है उनकी नियुक्ति के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जस्ट अभी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किन के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो 5 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है, अटॉर्नी जनरल का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है? अभी हमने वो बता दिया है कि इसी से प्रश्न आपको आएंगे, तो अभी सारा चीज बता चुका हूं। तो किन्हें विधि अधिकारी कहा जाता है भारत सरकार का? 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश को ए में, बी में महान न्याय अभिकर्ता को, सी में महान न्यायवादी को, डी में महाधिवक्ता को। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर सही होगा, महान न्यायवादी को। भारत सरकार की क्वेश्चन कर रहा है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान न्यायवादी को, लेकिन महाधिवक्ता हो जाएगा तो राज्य सरकार के प्रथम अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होंगे कौन? महाधिवक्ता। ठीक है, एडवोकेट जनरल इन्हें बोला जाता है, महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम चलते हैं। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? वही क्वेश्चन है, अभी हमने बता चुका हूं। ये अलग अलग पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं वो आप देख सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया हूं कि इस चीज से ही प्रश्न बनते हैं, बस इतना ही पढ़ना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, महान न्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता, वही क्वेश्चन है, विधि परामर्शदाता या कानूनी सलाहकार। प्रश्न एक ही है, केवल पूछने का तरीका बदल गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एट की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है, किसके विधि सलाहकार है? भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के या भारत सरकार के? तो बार बार मैं कह रहा हूं कि अटॉर्नी जनरल हैं जो किनके विधि अधिकारी हैं? भारत सरकार के विधि अधिकारी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, भारत सरकार के विधि अधिकारी हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो ये भी प्रश्न है, फिर से पढ़िए इस प्रश्न को, किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा?
वो कौन ऐसे अधिकारी होंगे? तो सबसे पहले कि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होंगे, वही हैं जो भारत के किसी भी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार रखते हैं। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से विधि अधिकारी हैं कौन भारत सरकार का प्रथम? वे हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है, महाधिवक्ता को, बी में महान्यायवादी को, अतिरिक्त महाधिवक्ता को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, महान्यायवादी को। और ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो राज्य में ऐसा होते हैं और ये भारत सरकार का है। तो ऑप्शन नंबर बी महाधिवक्ता, महान्यायवादी, महान्यायवादी ऑप्शन होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। राज्य के कोई भी मैंने किसी भी न्यायालय में वो सुनवाई कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। काफी बेहतरीन प्रश्न होते हैं ऐसे। इस प्रश्न को देखता हूं। कथन फर्स्ट है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल के बारे में कहा जा रहा है, महाधिवक्ता महान्यायवादी के बारे में कहा जा रहा है, भारत के महान्यायवादी के बारे में। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऊपर 7 पर्यंत भी होते हैं, ये सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होती है। क्या ये भी सही है? तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। जो योग्यता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति या नियुक्त होने के लिए योग्यता चाहिए, वही योग्यता महान्यायवादी को नियुक्त होने के लिए चाहिए। तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। अगली कथन की ओर, उसमें संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। किसी भी संसद का सदस्य नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। 4 नंबर में, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। क्या ये सही है कि महाभियोग लगाकर महान्यायवादी को हटाया जा सकता है, अटॉर्नी जनरल को? जी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो 3 और 4 क्या है? गलत है। महान्यायवादी महाभियोग द्वारा अटॉर्नी जनरल को नहीं हटाया जा सकता। इनको हटाने का प्रावधान है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान दिया गया है, वही प्रावधान भारत के महान्यायवादी को हटाने का प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर, और इसमें एक बात मैं बता देता हूं कि महान्यायवादी है, संसद के सदस्य तो नहीं होते हैं, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक में और संसद के किसी समिति में जिसमें उनका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, किंतु अपना मत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो उसका सदस्य होते नहीं है। तो अनुच्छेद 88 के तहत दिया गया है। और ये किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, विचार रख सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, इसका आंसर क्या होगा 10 का? इसका आंसर होगा 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? अभी हमने बता दिया, पार्लियामेंट यानी संसद, संसद मतलब दोनों राज्यसभा लोकसभा, दोनों में से किसी में भी सदस्य न होते हुए भी उसके कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, वो कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से अभी हमने बताया है। इसका आंसर क्या होगा? भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? जस्ट अभी बताया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन संसद में भाग लेने के लिए यदि यही पूछता राज्यसभा में भाग लेने के लिए, तो ऑप्शन ए भी मेरा सही होता, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं, वो भी उनका ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वो भाग लेते हैं।
क्योंकि वो अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर रहते हैं, महासभापति के रूप में। तो ऑप्शन इसमें आंसर मेरा क्या होगा, ये संसद में पूछ रहा है, यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा मेरा आंसर, अटॉर्नी जनरल। लेकिन ई दिया हुआ है तो इसके अनुसार ऑप्शन ई होगा, क्योंकि वो भाग ले सकते हैं दोनों में। भारत के राष्ट्रपति हैं जो भाग लेते हैं दोनों में, भारत के राष्ट्रपति भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद से भाग लेते हैं राज्यसभा में। तो ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। वो कौन ऐसे व्यक्ति हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, देख लीजिए कौन सही आंसर होगा। तो अभी हमने जस्ट ही बताया कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हैं, उनको दोनों सदन में बोलने में का अधिकार है, उनके कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उनके संसद कमेटी में भाग सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। वो कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, कौन है? तो उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, किसी भी सदन में। यहाँ पर क्लियर कर दिया है, दोनों सदनों में से किसी में भी। यदि केवल राज्यसभा का था तो उपराष्ट्रपति होता और महान्यायवादी भी होता, लेकिन क्लियर है तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। महान्यायवादी होंगे जो किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं। अगली क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में तो राष्ट्रपति भी भाग लेते हैं गैर सदस्य के रूप में। यहाँ पर आंसर 2 होनी चाहिए। अभी हमने बताया गैर सदन के रूप में संसद के किसी भी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो आंसर मेरा राष्ट्रपति भी होगा और महान्यायवादी भी होगा। यहाँ पर 2 आंसर होंगे हमारा, ए और एंड सी। यदि यहाँ पर ई ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन ये होता, लेकिन यहाँ पर मैं महान्यायवादी चैप्टर से कर रहा हूँ, इसलिए आंसर सी होगा। जैसे एग्जामों में यदि ऐसा है और ऑप्शन नंबर ई दिया हो तो बिल्कुल आंख मूंद कर मारिए ऑप्शन नंबर ई। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, सही नहीं है, सो प्रश्न पूछा है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यही तो है, उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं है, वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, ये सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं भी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेवेंटी नंबर क्वेश्चन में मैं चलता हूं। भारत के महान्यायवादी के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, इन कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनना है। तो फर्स्ट में है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई, किसी भी सदन में की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकते हैं, ये भी सही है दोस्त। लोकसभा किसी भी सदन की समिति में भाग ले सकते हैं, ये भी सही है। लोकसभा में बोल सकते हैं, ये भी सही है, बोल भी सकते हैं। लोकसभा में मतदान कर सकते हैं, ये गलत है, मतदान करने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है महान्यायवादी को। तो इस प्रकार ऑप्शन 1, 2, 3 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? अधिकार प्राप्त है, लेकिन वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
अभी हमने बताया 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। भारत के महान न्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल, तो सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। इसके बारे में मैं बताऊंगा। सॉलिसिटर जनरल वो होते हैं जो अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार का कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि सलाहकार भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल है जो भारत के प्रथम कानूनी सलाहकार हुए, लेकिन सॉलिसिटर जनरल उनकी सहायक के रूप में होते हैं, अटॉर्नी जनरल के सहायक के रूप में। और अटॉर्नी जनरल के दायित्वों में, उनके दायित्वों के या उनके कर्तव्यों में सहायक के रूप में काम करते हैं सॉलिसिटर जनरल, तो वो सहायक के रूप में काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 दिया हुआ है, तो कौन होगा? कानूनी सलाहकार होते हैं सॉलिसिटर जनरल, भारत सरकार के, राज्य सरकार के नहीं। सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। प्रथम कानूनी सलाहकार नहीं होते हैं, वो कानूनी सलाहकार होते हैं, वो अटॉर्नी जनरल के सहायक होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारत का सॉलिसिटर होता है, तो भारत का सॉलिसिटर कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं क्या? एक न्यायिक सलाहकार होते हैं क्या? एक प्रधानमंत्री का सलाहकार होते हैं? राष्ट्रपति का सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी होते हैं? 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक न्यायिक सलाहकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होते। क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर क्या होगा? एक न्यायिक सलाहकार हुए। मैं यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल के बारे में बताता हूँ जो अभी फिलहाल में हैं। तुषार मेहता भारत सरकार के करेंट में सॉलिसिटर जनरल है। कौन है? तुषार मेहता। और यदि महान न्यायवादी अभी कौन है भारत सरकार के, तो भारत सरकार के महान न्यायवादी श्री आर वेंकटर रमनी है, जो 16वें महान न्यायवादी है भारत सरकार के। कौन? आर वेंकटर रमनी। आर विक्टर रमनी। कौन है? आर वेंकटर रमनी है भारत सरकार के महान न्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो अब यहाँ से राज्य सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होते हैं? तो वो होते हैं एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। राज्य सरकार को कानूनी, जिस प्रकार केंद्र में महान न्यायवादी का कर्तव्य है, उसी प्रकार राज्य में एडवोकेट जनरल है। और ये कानूनी रूप से भारत सरकार को महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट होते हैं, जो राज्य सरकार को कानूनी सलाहकार देते हैं। इनको महाधिवक्ता के बारे में 165 में जिक्र है। आर्टिकल कितना है? 165, 165 में एडवोकेट जनरल के रूप में दिया के पद के बारे में नियुक्ति होगा, जो राज्यपाल करेंगे। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। या एडवोकेट जनरल 65 के 1 के तहत नियुक्त किए जाते हैं, और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। और 65 के 3 के तहत ये राज्य सरकार के विधि सलाहकार होते हैं। प्रथम विधि सलाहकार राज्य सरकार के 65 के 3 के तहत, और 65 के 2 के तहत ये कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं राज्य सरकार को। तो ठीक है, इतना ही से क्वेश्चन बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में है, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन है? अभी हमने बता दिया महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल और नियंत्रण महालेखा परीक्षक। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, महाधिवक्ता। इन्हीं को एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है इंग्लिश में। 165 के 1 के तहत इनकी नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
23 राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाहकार देने की अधिकृत किन्हें किया गया है? तो ये भी ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। राज्य सरकार के कह रहा है, भारत सरकार की नहीं। राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल हैं जो कानूनी सलाहकार देंगे, और महान्यायवादी होंगे जो भारत सरकार को कानूनी सलाहकार देते हैं, सलाह देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में कहा जा रहा है क्या कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अब कैग के बारे में, CAG के बारे में आ गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में आ गया। तो इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है ये कहा जा रहा है। तो कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल कैग जिन्हें कहा जाता है, इनकी नियुक्ति नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। इनको भी हटाने की प्रक्रिया है, जो जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार इन्हें भी हटाने की प्रक्रिया है। और 148 में इनकी अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 148 के तहत ये इनसे क्वेश्चन बनेंगे। इनसे और एक क्वेश्चन क्या बनने की उम्मीद है? तो इन बनने की उम्मीद है कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो हैं 48 के 4 के अनुसार भारत सरकार नियंत्रण महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं होंगे। 148 के 4 के तहत यदि वो एक बार महान्यायवादी रह चुके, नियंत्रण महालेखा परीक्षक रह चुके हैं, तो राज्य सरकार के किसी भी पद पर सुशोभित नहीं करेंगे, या केंद्र सरकार में किसी भी पद पर सुशोभित नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान दिया गया है। और इनमें क्या है कि इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, जो भी आयु पहले होता है, ठीक है। इन्हें लोक लेखा समिति का आंख या कान भी कहा जाता है। किन्हें? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को आंख और कान कहा जाता है, लोक लेखा समिति का। 149 के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपने कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारण करते हैं। अनुच्छेद 149 के तहत नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, भारत सरकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? आपसे तुरंत क्वेश्चन पूछ लिया है किस अनुच्छेद के तहत, तो मैंने अभी बता चुका हूँ, अनुच्छेद 148 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 148 का है या 1 का है, इसके तहत नियंत्रण महालेखा परीक्षक को नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 26 में भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक की संघ के लेखा संबंधित प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो सबसे पहले वो नियंत्रण में लेखा परीक्षक के लेखा संबंधित प्रतिवेदन जो देते हैं, वो कहाँ सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले अनुच्छेद 151 के तहत 151 के 1 के तहत भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। किसको प्रस्तुत करते हैं? सबसे पहले राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति जी को सबसे पहले अपना लेखा प्रतिवेदन है जो प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 151 के 1 के तहत। और वही अनुच्छेद 151 के 2 के तहत यदि वो किसी राज्य के लेखा परीक्षक कर रहे हों, तो उनका प्रतिवेदन उस राज्य के राज्यपाल के को सौंपते हैं नियंत्रण महालेखा परीक्षक। तो यदि राज्य के कर रहे हैं तो राज्यपाल को, यदि केंद्र का कर रहे हैं तो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? किसके द्वारा सृजन किया गया था? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रियों के संकल्प द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा? तो पद का सृजन किया गया है। कौन किए थे ये पद का सृजन?
तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, संविधान द्वारा, क्योंकि आर्टिकल में दिया हुआ, आर्टिकल 148 में दिया हुआ है इनके पद के बारे में। तो कौन सृजन किए हैं? संविधान के द्वारा सृजन हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। अभी जस्ट मैंने बताया है, इनकी नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? या तो 6 वर्ष हो या 65 वर्ष हो, जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और तो इसको देखिए। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या ये सही है? हमसे नहीं पूछा, ये गौर करने की बात है, तो ये सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। क्या नियंत्रण लेखा परीक्षक का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होती है? ये भी सही है। अच्छा, तो सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवाओं के योग्य हो सकते हैं। ये हो सकते हैं, ये गलत होना चाहिए। वो योग्य नहीं होंगे, पहले ही कहा गया है कि वो किसी भी सरकारी सेवाओं में योग्य नहीं रह सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उनका राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, नहीं, उनको राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं। नियंत्रण महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को फिर से देखा जाए, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये सही है। ये भी सही है इसके अनुसार। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य होते हैं, योग्य नहीं होते हैं, अयोग्य हो जाते हैं। वो किसी भी सेवा में, वो यदि वह एक बार भारत सरकार के नियंत्रण महालेखा परीक्षक बन गए, तो ना तो राज्य सरकार के कोई उच्च पद पर बैठ सकते हैं, ना ही केंद्र सरकार के, तो वो किसी भी सरकार के सेवा में योग्यता नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन सी भी सही है, क्योंकि अयोग्य लिखा हुआ था। हाँ, वो अयोग्य हो जाते हैं। डी में है, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, तो ये गलत है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के रूप में उनको राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, और वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जिस तरह हटाया जाता है, उसी तरह उन्हें भी हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर, इसमें आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कहा था सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही नहीं है। अगली क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके पास है? उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसके पास है कि वो उनके पद से हटा दें? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लीजिए। किसके समान है? निम्नलिखित प्रक्रिया किसके समान है? किसके पास नहीं है, किसके समान है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है हटाने की प्रक्रिया, अभी हमने बता चुका था। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कुछ कथन दिए हुए हैं नियंत्रण महालेखा परीक्षक के रूप में, और इसमें से कौन सही नहीं है वो देखना है। तो कर्तव्यों में से कौन सा एक का भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? भारत की संचित निधि से होने वाली सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, क्या ये उनके कार्य हैं? क्या ये उनके कर्तव्य हैं? तो क्या ये सही है? हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा है, नहीं है, तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। संचित निधि से लेखा व्ययों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। फिर आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाली सभी व्ययों की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी सही है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ या हानि लेखों की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी एक बचा, तो ऐसे भी ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। लेकिन एक बार पढ़ता हूँ, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये सुनिश्चित संसद करता है, ये गलत है।
तो ऑप्शन नंबर सी डी मेरा सही आंसर होगा। नहीं कहा है तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या है, कुछ कथन दिए हुए हैं 32 में, और इसका आंसर आपको बताना है। 4 कथन दिए हुए हैं। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है CAG क्वेश्चन है, लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कार्यकाल का महत्व क्या है। तो CAG संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात घोषित करता है। तो क्या यह सही है उपरोक्त में से? ऑप्शन 1 क्या सही है? तो नहीं। 2 में CAG की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करता है। ये सही है। अगला कथन क्या है? कथन है, इसमें आंसर भी है, CAG के प्रतिवेदन के से किसी जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोपित दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। तो ये भी सही है, कर सकती है। 3 भी सही है। तो CAG की ऐसी निश्चित न्यायिक शक्ति प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षक और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सकता है। ये गलत है। तो 1 और 2 ऑप्शन सही है, 2 और 3 मेरा सही होगा कथन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसको है? उनकी टीका टिप्पणी पर अंतिम कार्यवाही करने की जिम्मेदारी किसको है? भारत के राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रीय विकास परिषद को, संसद को? कौन कर सकता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, संसद को। संसद के पास ही अधिकार है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए उस पर अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं को है टीका टिप्पणी करने का। 34 नंबर क्वेश्चन में है, कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं इन्हें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? उनके कर्तव्यों को निर्धारित करता है। कर्तव्य के बारे में कह रहा है, तो वो अपने कर्तव्य का निर्धारण कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? नियुक्ति तो होता है किसके तहत? अनुच्छेद 48 के तहत क्या है? उनकी नियुक्ति होता है। लेकिन कर्तव्य का पालन अनुच्छेद 149 के तहत करते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है, किसके द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? तो ये तो प्रावधान दिए हुए हैं, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा उसी प्रकार इन्हें भी हटाया जाएगा। किसके द्वारा हटाया जाएगा? संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, कमेटी बिठाकर। तो यहाँ पर ऑप्शन भी हम कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में संबोधन पर ही राष्ट्रपति भी उन पर मुहर लगाएंगे तब होगा। तो इसमें कोई आंसर नहीं है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। किसका मित्र एवं मार्गदर्शक होता है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक? यदि अभी हम पूछ दे आपको भारत सरकार के CAG कौन है, तो भारत के अभी वर्तमान में CAG आप लोग कमेंट करके बताइए, भारत के अभी वर्तमान में CAG कौन है? मैं इसका आंसर अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। वर्तमान में अभी कौन है और कै में है भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक से कौन सा है? और ये पूछ रहा है मार्गदर्शक, किसके मार्गदर्शक होते हैं नियंत्रण महालेखा परीक्षक? तो ऑप्शन नंबर डी, लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
38 किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? किस वर्ष ऐसा किया गया था? तो ये 38 नंबर क्वेश्चन में है, ऐसा किस वर्ष किया गया था? तो 38 में कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 76 में, 1976 में ऐसा किया गया था। 1976 में ऐसा किया गया था। अधिनियम सीएजी के अधिनियम 1976 में ऐसा 1971 के अधिनियम के तहत 1971 में संशोधन किया गया। 1976 के अधिनियम के तहत उनको अलग कर दिया गया 76 में। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 1971 का संशोधन 1971 के संशोधन महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों और सेवाओं स्थित अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षक को पृथक करता है। सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था 1976 में, संशोधन किया गया था। 71 का 1976 में किया गया था। अभी हमने आपसे प्रश्न किया था, भारत के वर्तमान में महान्यवादी ने महालेखा परीक्षक कौन है? तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक और कैब में है तो गिरीश चंद्र मुर्मू है और 14 में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। बिल्कुल गलत है। महाधिवक्ता कह रहा, महान्यवादी नहीं। महाधिवक्ता कह रहा, महाधिवक्ता नहीं, राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है महाधिवक्ता की नियुक्ति। ठीक है, और सेकंड कथन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। ना तो 1 सही है, ना ही 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, संसद को या मंत्रिपरिषद को? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 भारत के सीएजी कार्य करते हैं। तो भारत के सीएजी किसे कार्य करते हैं? लोक वित्तीय संरक्षक के रूप में, नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में, सरकार के मुख्य विधि सलाहकार के रूप में, उपरोक्त में से सभी संरक्षण के रूप में। तो भारत के सीएजी हैं जो भारत सरकार के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हुए, जो लोक वित्त संरक्षक के रूप में काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन इनके अंतर्गत आते हैं। किनके अंतर्गत? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन इसके क्रियाकलाप किनके अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 है ए बी सी डी। तो ऑप्शन इसमें डी होगा। व्यवसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन हेतु इनका क्रियाकलाप आते हैं। तो लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन व्यवसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से महान्यवादी से, महाधिवक्ता से और सीएजी से जो भी प्रश्न थे समाप्त, और अगला चैप्टर इसमें स्टार्ट होता है वरीयता क्रम। इससे भी कुछ प्रश्न है, इसको देख लिया जाए। तो वरीयता क्रम, भारत में वरीयता क्रम का से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देख लिया जाए। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न क्या है? यदि दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा हो, मेरे बताए हुए कुछ भी सहायता मिला हो, तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में। चलिए, वरीयता क्रम से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिकारियों पर विचार कीजिए। ये दिए हुए हैं। अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है? वरीयता क्रम में सही अनुक्रम क्या है? कौन पहले आएंगे, कौन बाद में आएंगे? सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए, मंत्रिमंडल सचिव 1 में दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन आएंगे? तो सबसे पहले होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें, इसके अनुसार वरीयता क्रम में। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले होंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो उनका वरीयता क्रम
क्या है भारत के मुख्य न्यायाधीश का? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश छठे नंबर पर आते हैं। मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार का इनका वरीयता क्रम छठा होगा, ये छठे नंबर पर आते हैं। तो इसमें से सबसे पहला नंबर पर मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य। संघीय मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे वो मुख्य न्यायाधीश के बाद आएंगे। संघीय यानी केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री हो गए, ये सब क्या है? 7वें नंबर पर आते हैं, ठीक है, ये 7वें नंबर पर आएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने नंबर पर आते हैं? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं भारत सरकार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनका वरीयता क्रम 9 के क में आते हैं। 9 के क में आते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 9 के क में, 9 के क में। और मंत्रिमंडल सचिव मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9 के क में आते हैं, और मंत्रिमंडल सचिव उनसे नीचे आएंगे। तो उनका नंबर 11वां होगा। और भारत में महान्यवादी भी वो 11वें स्थान पर आएंगे, उनका स्थान क्या होगा? 11वां मंत्रिमंडल सचिव। और भारत के महान्यवादी भी 11वें स्थान पर आएंगे। और जनरल ऑडिटर जनरल भी आएंगे 12वें स्थान पर। इस तरह से वरीयता क्रम दिया गया है। मैं चाहूंगा इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होंगे। सबसे पहले 4 भारत के मुख्य न्यायाधीश छठे नंबर पर, फिर संघीय मंत्रिमंडल सदस्य 7वें नंबर पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9 के क के रूप में आते हैं 9वें नंबर पर, और मंत्रिमंडल सचिव 11वें नंबर पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार की प्रथमता सारणी का भारत के मुख्य न्यायाधीश ऊपर कौन आता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो देख लीजिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्रम क्या है? छठा है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भारत का महान्यायवादी आएंगे? नहीं, हो तो 11 नंबर पर आते हैं भारत के महान्यायवादी। भूतपूर्व राष्ट्रपति, चीफ ऑफ स्टाफ, नहीं, गलत है, वो भी चीफ ऑफ स्टाफ है जो आपको 11वें नंबर पर आते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, वो तो उनके नीचे आएंगे। लोकसभा का अध्यक्ष है जो मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं, नीचे नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर एक ही बचा, भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारत के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं वो 5वें नंबर पर आते हैं वरीयता क्रम में। तो ऊपर इनके ऊपर कौन होंगे? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में चलते हैं। भारतीय न्यायचर प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में सबसे पहले कौन आएंगे? उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य के राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर पूर्वता क्रम में नीचे की ओर, तो ये कौन होंगे? अपने राज्य के राज्यपाल होंगे नीचे की ओर। इसमें से सबसे नीचे में कौन आएंगे? तो अपने राज्य के राज्यपाल होंगे, ये नीचे क्रम में आने वाले, पूर्वता क्रम की ओर कह रहा है। नीचे की ओर सबसे इसमें कौन है? तो भारत के अपने राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 4 नंबर में आए, नंबर 4 का भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी ऑप्शन नंबर, यदि क्वेश्चन नंबर 4 का कौन होंगे? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मंत्रिमंडल सचिव होगा, जो सबसे उच्चतम वरिष्ठतम लोक सेवक होता है मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव सबसे वरिष्ठतम सिविलियन अधिकारी होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन हो गया? भारत के मंत्रिमंडल सचिव।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत के मंत्रिमंडल सचिव। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नहीं, भारत के मंत्रिमंडल सचिव होंगे। तो ये 5 प्रश्न थे वरीयताक्रम से, तो ये समाप्त हो गए। यही 5 प्रश्न थे दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करने का इजाज़त लेता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। धन्यवाद।